यह 21 अप्रैल 1526 की सुबह है। सूरज अभी अभी पानीपत के सपाट धूल भरे मैदानों पर निकल रहा है। दिल्ली से लगभग 90 किलोमीटर उत्तर में बसा एक छोटा सा शहर। खुले मैदान में दो फौजें आमने सामने खड़ी हैं और यह मुकाबला बराबर का नहीं है। एक तरफ खड़ा है इब्राहिम लोदी, दिल्ली का सुल्तान। उसके पास 1 लाख सिपाही हैं। उसकी पैदल फौज के पीछे 100 से ज्यादा जंगी हाथी खड़े हैं। हर हाथी लोहे के कवच से ढका हुआ। हर हाथी को सिखाया गया है कि वह दुश्मन को अपने पैरों तले कुचल दे। यह आदमी पूरे हिंदुस्तान के सबसे ताकतवर सल्तनत पर हुकूमत करता है। उसने अपनी जमीन पर कभी जंग नहीं हारी। और दूसरी तरफ है एक ऐसा आदमी खड़ा है जिसे यहाँ होना ही नहीं चाहिए था। उसके पास सिर्फ 12,000 सिपाही हैं। 12,000 1 लाख के सामने। उसके पास कोई अपना मुल्क नहीं। कोई शाही महल उसका इंतजार नहीं कर रहा। कोई बड़ा खजाना उसकी मदद के लिए नहीं है। कुछ साल पहले तक यही आदमी मध्य एशिया के बर्फीले पहाड़ों में भटक रहा था। उसके साथ बस कुछ वफादार लोग थे। वह भूखा था, गरीब था और लगभग सब लोग उसे छोड़ चुके थे जो कभी उसे अपना बादशाह कहते थे। उसका नाम है ज़हीरुद्दीन मोहम्मद, लेकिन दुनिया उसे एक नाम से याद करेगी, बाबर। इस नाम का मतलब है शेर। और आज की इस सुबह इस शेर के पास एक ऐसी चाल है जो उस मैदान में किसी ने पहले कभी नहीं देखी। गाड़ियों की एक लंबी दीवार के पीछे एक के साथ एक जंजीरों से बंधी हुई तोपें छिपी हुई हैं। असली तोपें, बारूद से चलने वाली तोपें। यह नई टेक्निक हिंदुस्तान के लिए बिल्कुल नई है। इब्राहिम लोदी ने पहले कभी इसका सामना नहीं किया। उसके सिपाही नहीं जानते कि यह क्या करती है। उसके हाथियों ने कभी इसकी आवाज नहीं सुनी। अब वे सब जानने वाले हैं। लोदी की फौज आगे बढ़ती है। 1 लाख सिपाही एक साथ दौड़ते हैं। उन्हें अपने नंबर पर यकीन है। उन्हें अपनी जीत पर पूरा भरोसा है। जमीन कांप उठी होगी। वह मंजर बहुत डरावना रहा होगा। फिर बाबर हुक्म देता है। तोपें गरज उठती हैं। आवाज ऐसी जैसे आसमान फट गया हो। घोड़े बेकाबू हो जाते हैं। सिपाही घबरा कर रुक जाते हैं। कई लोगों ने अपनी जिंदगी में ऐसी आवाज कभी नहीं सुनी थी। और वे जंगी हाथी जो ताकत और डर का निशान थे, पूरी तरह घबरा जाते हैं। वे मुड़ते हैं, अंधी घबराहट में पीछे भागते हैं और अपनी ही फौज को कुचल देते हैं। सैकड़ों सिपाही अपने ही हाथियों के पैरों तले आ जाते हैं। उसी वक्त बाबर की घुड़सवार फौज दोनों तरफ से घूमकर हमला करती है, जैसे 2 बाजू दुश्मन को घेर रहे हों। लोदी की विशाल फौज इतनी भीड़ में फंसी हुई कि तलवार तक ठीक से नहीं उठा पा रही। अब आगे से भी मारी जा रही है, बाएं से भी और दाएं से भी। दोपहर ढलने से पहले ही इब्राहिम लोदी मारा जाता है। उसकी 1 लाख की फौज टूट जाती है। हिंदुस्तान का सबसे ताकतवर सुल्तान सिर्फ एक दिन में मिट्टी में मिल जाता है। और बाबर है वह मुसाफिर, वह बेघर बादशाह जिसने अपनी जिंदगी में कई बार सब कुछ खोया। आज हिंदुस्तान जीत चुका है, लेकिन असली सवाल यह है, कैसे एक लड़का जो 11 साल की उम्र में अपना मुल्क खो देता है, जिसे अपने वतन से 1 बार नहीं 3 बार निकाला जाता है, जो सालों तक लगभग कुछ भी नहीं रखता, वही आदमी यहाँ पहुँचता है। इस मैदान में यह जंग जीतता है और दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनतों में से एक की बुनियाद रखता है। यही कहानी अब हम आपको सुनाने वाले हैं। बाबर को समझने के लिए पहले हमें उस दुनिया को समझना होगा जहां वह पैदा हुआ, क्योंकि वह दुनिया सुकून वाली नहीं थी। वह दुनिया मजबूत और स्थिर नहीं थी। वह ऐसी दुनिया थी जहां एक बादशाह एक ही रात में सब कुछ खो सकता था और अक्सर खो देता था। साल है 1483। जगह है फरगना घाटी, आज के उज़्बेकिस्तान में पहाड़ों से घिरी एक हरी भरी जमीन। ये इलाका बहुत खूबसूरत था। यहाँ फलों के बाग थे, साफ बहते दरिया थे और यहीं एक छोटे शाही दरबार में एक बच्चे की पैदाइश होती है जो आगे चलकर पूरी दुनिया को हिला देगा। उसका नाम है ज़हीरुद्दीन मोहम्मद
और उसका खानदान सच में हैरतअंगेज था। अपने वालिद की तरफ से वह सीधे तौर पर तैमूर का वंशज था। वही तैमूर, जिसे तैमूर लंग भी कहा जाता है, वह खौफनाक फौजी फतह करने वाला था, जिसने 1 सदी पहले एशिया और मिडिल ईस्ट पर आग की तरह हमला किया था, शहरों को मिट्टी में मिला दिया, दुश्मनों की खोपड़ियों के ढेर लगा दिए। अपनी वालिदा की तरफ से वह एक और बड़े नाम से जुड़ा था, चंगेज खान, इतिहास के सबसे बड़े फतह करने वालों में से एक। इस तरह इस बच्चे की रगों में 2 बेहद खौफनाक और ताकतवर आदमियों का खून दौड़ रहा था। आप सोचेंगे ऐसा खानदान उसे ताकत और हिफाजत देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। असल में इससे उसकी जिंदगी और ज्यादा खतरनाक हो गई, क्योंकि उस वक्त मरकजी एशिया में शाही खून आपको बचाता नहीं था, बल्कि आपको निशाना बना देता था। हर राजकुमार जिसके पास तैमूरी या मंगोल खून था और जमीन चाहता था, हर चचेरा भाई एक मुमकिन दुश्मन था, हर चाचा एक मुमकिन खतरा था। यही वह दुनिया थी जहां बाबर ने आंख खोली, खूबसूरत मगर खूनखराबे से भरी और बिल्कुल अस्थिर। उसके वालिद उमर शेख मिर्जा फरगना के हाकिम थे। कोई बड़ा सल्तनत नहीं, बस एक छोटा सा राज्य। तैमूर की बड़ी सल्तनत पहले ही टूट चुकी थी। उसके वारिसों ने उसे आपस में बांध लिया था, फिर और बांटा और फिर आपस में लड़ते रहे। फिर जब बाबर सिर्फ 11 साल का था, उसके वालिद की मौत हो गई। जंग में नहीं, किसी दुश्मन के हाथों नहीं। वह अपने कबूतरों की देखभाल करते हुए एक खाई के किनारे से गिर पड़े। उनका कबूतरखाना भी साथ गिर गया। एक बादशाह के लिए अजीब और हैरान करने वाली मौत, लेकिन इसका नतीजा मजाक नहीं था। एक ही रात में 11 साल का बच्चा फरगना का बादशाह बन गया, और उसी वक्त भेड़िए आ गए। उसके चाचाओं को मौका नजर आया। दूसरे राजकुमार उसके चारों तरफ घूमने लगे। छोटा सा राज्य और नन्हा अनुभवहीन हाकिम आसान शिकार लग रहा था। लड़के को जल्दी बड़ा होना पड़ा, सालों में नहीं हफ्तों में। उसे लोगों के जहन को समझना था, फैसले लेने थे। अपने से दुगनी उम्र के सिपाहियों को जंग में ले जाना था, जबकि उसकी उम्र के ज्यादातर बच्चे अभी तलवार ठीक से पकड़ना भी नहीं जानते थे। और हैरानी की बात है, उसने यह सब किया। वह जिंदा रहा। उसने शुरू के खतरों को टाल दिया, सिर्फ अपने इरादे और तेज अक्ल से फरगना को संभाले रखा। जो लोग उस वक्त के बाबर से मिले, सब ने एक ही बात कही, उस लड़के में आग थी, तेज दिमाग था और किसी से डरने से साफ इनकार। इन्हीं सालों में उसने शायरी लिखना भी शुरू किया, चगताई तुर्की जबान में, जो उसकी कौम की जबान थी। वह गम, खूबसूरती, इंतजार और तकदीर की सख्ती पर अशार लिखता था। मैदान जंग में अपनी जान बचाने वाला एक लड़का चुपचाप एक शायर भी बन रहा था। यही मेल एक जंगी सिपाही और एक एहसास रखने वाला फनकार उसकी पूरी जिंदगी की पहचान बना। लेकिन फरगना में बच जाना बस शुरुआत थी। उत्तर और पश्चिम में एक नई ताकत उठ रही थी, उज़्बेक शैबानी। उनका सरदार था मोहम्मद शैबानी खान, बहुत तेज दिमाग और बेरहम कमांडर। उज़्बेक छोटे छोटे लड़ते हुए राजकुमारों का झुंड नहीं थे। वे एकजुट थे, मजबूत थे और तेजी से फैल रहे थे। और वे वही जमीन चाहते थे जिसे बाबर बचाने की कोशिश कर रहा था। और फिर था एक चमकता हुआ ख्वाब, समरकंद। वही शहर जिसे तैमूर ने अपनी राजधानी बनाया था। नीले गुंबदों वाली बड़ी मस्जिदें, रौनक भरे बाजार, इल्म और फन के बड़े उस्ताद। समरकंद के तख्त पर बैठना मतलब था तैमूर की असली विरासत का वारिस होना। बाबर उसे सबसे ज्यादा चाहता था। सिर्फ 14 साल की उम्र में उसने अपनी फौज जमा की और समरकंद का घेरा डाला, और सबकी उम्मीदों के खिलाफ उसने शहर ले लिया। हाँ, उसने सच में ले लिया। कुछ हफ्तों के लिए फरगना का लड़का तैमूर के शहर में बैठा और ख्वाब देखने लगा। फिर हकीकत ने 2 तरफ से हमला किया। जब वह समरकंद संभाल रहा था, फरगना एक दुश्मन ने छीन लिया। वह अपने घर को बचाने दौड़ा, और इस अफरा तफरी में समरकंद भी उसके हाथ से निकल गया। कुछ ही महीनों में दोनों चले गए। न शहर, न खजाना, न कोई सुरक्षित जमीन।
उसने खुद लिखा, बिना बहादुरी का दिखावा किए। उसने कहा वह रोया, खुले तौर पर एक कड़वे आंसुओं के साथ रोया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने फिर से कोशिश की। 17 साल की उम्र में उसने नई फौज बनाई, दोबारा समरकंद लिया, अच्छा हुकूमत किया, टैक्स कम किए, उल्मा और अहले इल्म का स्वागत किया, लोग उसे पसंद करने लगे। फिर शेबानी खान भारी ताकत के साथ आया, जंग हुई, बाबर हार गया, वह जान बचाकर भागा और कुछ भी नहीं बचा। समरकंद इस बार हमेशा के लिए चला गया, वह कभी उस शहर में वापस नहीं गया। उसने अपना वतन खो दिया, अपना सबसे बड़ा ख्वाब खो दिया। 20 साल की उम्र से पहले वह निकाला गया, हराया गया, रुस्वा हुआ। ज्यादातर लोग यहाँ इतिहास से गायब हो जाते। एक भुला हुआ शहजादा एक भुली हुई घाटी से वक्त की गर्द में खो जाता। लेकिन बाबर आम आदमी नहीं था। उसने अपनी नजर काबुल की तरफ उठाई, पहाड़ों के बीच बसा मजबूत शहर। उसने उसे लिया, वहां ठिकाना बनाया, वहीं से नई योजना बनाई, और फिर दक्षिण की पहाड़ियों के पार उसकी नजर एक और जमीन पर पड़ी। हिंदुस्तान, दौलत से भरा बहुत बड़ा है मगर सियासी तौर पर बंटा हुआ हिंदुस्तान, जहां का सुल्तान अपने ही अमीरों की नाराजगी का सामना कर रहा था। जिलावतनी का शिकार वह बादशाह अब दक्षिण की तरफ देख रहा था, और कई सालों बाद उसकी आंखों में फिर से एक चीज साफ दिखने लगी, उम्मीद। चलिए शुरुआत में चलते हैं। जंग के मैदान में नहीं, तोपों की आवाज में नहीं, किसी बड़े बादशाहत के दरबार में नहीं, बल्कि एक हरी भरी वादी में बसे छोटे से मुल्क में, और एक ऐसे लड़के के पास जिसे यह अंदाजा भी नहीं था कि उसकी जिंदगी किस मोड़ पर जाने वाली है। फरगना एक बेहद खूबसूरत जगह थी। 3 तरफ ऊंचे पहाड़, पहाड़ों से उतरते साफ दरिया, सेब, अनार और खरबूजों के बाग जिनकी तारीफ दूर दूर से आने वाले मुसाफिर करते थे। शाही दरबार में पलने वाले बच्चे के लिए जिंदगी ऊपर से आरामदेह लगती होगी, लेकिन तैमूरी दुनिया में आराम हमेशा कमजोर होता था, हमेशा थोड़े वक्त का, और हमेशा एक मौत दूर अफरा तफरी से। बाबर के वालिद उमर शेख मिर्जा एक ठीक ठाक हुक्मरान थे, न बहुत बड़े फातेह, न कोई बड़ा ख्वाब देखने वाले, लेकिन फरगना को संभाले हुए थे। उन्हें कबूतरों से बहुत मोहब्बत थी। पहाड़ी किनारे पर एक कबूतरखाना बनवाया था। वह अक्सर वहां जाते, अपने परिंदों की देखभाल करते। यह उनका शौक था, एक छोटा मासूम सा सुख। साल 1494 में यही शौक उनकी मौत का सबब बना। चट्टान का किनारा टूट गया, कबूतरखाना गिर पड़ा, और उमर शेख मिर्जा नीचे गिरकर चल बसे। न कोई जंग, न कोई साजिश, न कोई आखिरी बहादुरी भरा पल। फरगना का बादशाह बस चला गया, और उनका 11 साल का बेटा एक रात में बादशाह बन गया। सोचिए, सिर्फ 11 साल। इस उम्र में लड़के खाने, खेलने और सोने के बारे में सोचते हैं। लेकिन बाबर अब एक पूरे मुल्क के जिम्मेदार थे। उसकी फौज, उसका खजाना, उसकी सरहदें, उसकी आवाम, और उनके आसपास हर ताकतवर आदमी यह हिसाब लगा रहा था कि इस बच्चे से फायदा कैसे उठाया जाए। सबसे पहले उनके चाचा हिले। समरकंद के हुक्मरान महमूद मिर्जा ने मौका देखा और फौज लेकर फरगना की तरफ बढ़े। काबुल के उलूग बेग मिर्जा ने भी दबाव बनाना शुरू किया। हर तरफ से एक ही पैगाम था, यह लड़का कमजोर है, यह मुल्क असुरक्षित है, यह हमारा वक्त है। लेकिन वे गलत थे। लड़का बादशाह जड़ नहीं हुआ, वह भागा नहीं। उसने अपने वालिद के वफादार सिपहसालारों को इकट्ठा किया, बुजुर्ग मशीरों की बात सुनी और फैसले किए, साफ और अहम फैसले। उसने फौज को सही जगह तैनात किया, सही लोगों तक सही पैगाम पहुंचाया, और सिर्फ अपनी शख्सियत की ताकत से फरगना को संभाले रखा। आखिरकार चाचा पीछे हट गए, फरगना बच गया।
लेकिन इस इम्तिहान ने बाबर के ज़हन पर गहरा निशान छोड़ दिया। उन्होंने जल्दी सीख लिया, दुनिया को फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने छोटे हैं, हालात कितने नाइंसाफ हैं, या आप कितने तैयार नहीं हैं। दुनिया बस सामने आ खड़ी होती है और असली सवाल यह है, आप क्या करते हैं। बाबर का जवाब हर बार एक ही था, आगे बढ़ो। अब समरकंद की बात करते हैं। समरकंद सिर्फ एक शहर नहीं था, वह एक निशान था। तैमूर बाबर के बुजुर्ग ने उसे इस्लामी दुनिया का शानदार शहर बनाया था। गुरे मीर का मकबरा नीली चमकदार टाइलों से सजा हुआ था। रेगिस्तान का चौक 3 बड़ी मदरसों के साथ ऐसा था कि विदेशी सफीर हैरान रह जाते। समरकंद की गद्दी पर बैठना मतलब था तैमूर का असली वारिस होना। हर तैमूरी शहजादा इसका ख्वाब देखता था। बाबर सिर्फ 14 साल के थे जब उन्होंने इसे लेने का फैसला किया। छोटी मगर पक्के इरादे वाली फौज के साथ उन्होंने घेरा डाला। महीनों तक मुकाबला चला। गर्मी आई, सर्दी आई, लेकिन बाबर डटे रहे। 1497 में शहर के दरवाजे खुल गए। कुछ हफ्तों के लिए 14 साल का लड़का तैमूर के शहर का मालिक था। लेकिन किस्मत फिर पलटी। जब बाबर समरकंद में थे, फरगना कमजोर पड़ गया। दुश्मनों ने उसके हिस्से छीन लिए। बाबर के सामने मुश्किल फैसला था, समरकंद बचाई या फरगना। उन्होंने फरगना चुना और समरकंद छोड़ दिया। लेकिन जब वे लौट रहे थे, समरकंद फिर हाथ से निकल गया। कुछ ही हफ्तों में उन्होंने दोनों खो दिए। यह वह लम्हा था जब बहुत लोग टूट जाते हैं। बाबर भी रोए, लंबे थके हुए आंसू। उन्होंने अपनी यादों में खुद लिखा, वह टूट गए थे, लेकिन उनके लिए गम रुकने की जगह नहीं था। वह बस एक पड़ाव था। उन्होंने फिर से साथियों को जोड़ा। छोटी जंगें लड़ी, कुछ जीती कुछ हारी। धीरे धीरे फौज बनाई। 17 साल की उम्र में उन्होंने फिर कोशिश की। 1500 में उन्होंने दोबारा समरकंद लिया। इस बार लगभग 3 साल तक संभाला। लोग उन्हें पसंद करने लगे। उन्होंने टैक्स कम किए, इल्म वालों और शायरों को दरबार में बुलाया। लेकिन उज़्बेक सरदार मोहम्मद शैबानी खान की ताकत बढ़ रही थी। 1501 में सरेपोल की जंग में बाबर हार गए। फौज टूट गई। वे कुछ साथियों के साथ अंधेरी रात में भागे। 19 साल की उम्र में उन्होंने सब खो दिया। समरकंद गया, फरगना गया, फौज गई। ज्यादातर लोग यही हार मान लेते। बाबर ने नहीं मानी। वह चुपचाप आगे बढ़ते रहे। जो थोड़े लोग साथ थे, उन्हें लेकर दक्षिण की तरफ चले। पहाड़ों से गुजरे, दरिया पार किए, अनजान इलाकों से निकले। 1504 में उन्होंने काबुल पर कब्जा कर लिया और इस बार शहर उनके पास रहा। पहाड़ों ने हिफाजत दी, शहर ने सहारा दिया और बाबर को पहली बार सुकून मिला। 21 साल की उम्र में उन्होंने बहुत कुछ देख लिया था। बादशाहत, बेदखली, भड़कना और फिर से हुकूमत। काबुल में बैठकर उन्होंने सोचना शुरू किया। फौज को मजबूत किया, बाग बनाए, अपनी गलतियों से सीखा और फिर उन्होंने एक नई दिशा में देखना शुरू किया। न उत्तर की तरफ जहां समरकंद खो चुका था, न पश्चिम की तरफ, बल्कि दक्षिण, खैबर दर्रे के पार, भारत की तरफ। अब एक फतेह तैयार था और उसकी सबसे बड़ी जंग बस शुरू होने वाली थी। काबुल ने बाबर को बदल दिया, फौरन नहीं और पूरी तरह भी नहीं, लेकिन उस पहाड़ी शहर में रहना जहां आखिरकार उसे सुकून मिला, जहां कोई उसकी सल्तनत छीनने नहीं दौड़ रहा था। उसे एक ऐसी चीज मिली जो पहले कभी नहीं मिली थी। वक्त, सोचने का वक्त, योजना बनाने का वक्त और एक मजबूर जिंदा रहने वाले से एक समझदार हिकमत अमली बनाने वाले सरदार बनने का वक्त। जितना वह सोचता गया उतना ही एक दिशा उसे अपनी तरफ खींचती रही। हिंदुस्तान।
लेकिन पहले यह समझ लें कि 16वीं सदी की शुरुआत में हिंदुस्तान का मतलब क्या था। यह आज की तरह एक मुल्क नहीं था। यह एक बहुत बड़ा इलाका था, उत्तर के ऊंचे पहाड़ों से लेकर दक्षिण के समुद्र तक फैली हुई जमीन। यहाँ सैकड़ों बादशाहतें थीं, अलग अलग जबानें, मजहब और तहजीबें थीं। लेकिन उत्तर का बड़ा हिस्सा गंगा और सिंधु के मैदान एक ताकतवर हुकूमत के कब्जे में था, दिल्ली सल्तनत। और उस वक्त उस पर लोदी खानदान की हुकूमत थी। दिल्ली सल्तनत बेहिसाब दौलतमंद थी। पुरानी दुनिया के बड़े तिजारती रास्ते उत्तरी हिंदुस्तान से गुजरते थे। दक्षिण से मसाले आते थे, चीन से रेशम आता था। हिंदुस्तान के खेतों की कपास और खानों के कीमती पत्थर, सब कुछ दिल्ली और उसके आसपास के शहरों से होकर गुजरता था। ईरान के मुसाफिर जब यहाँ से लौटते तो अपने घरों में इतने अमीर बाजारों और इतने शानदार शहरों का जिक्र करते कि सुनने वाले समझते शायद यह बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है। लेकिन ऐसा नहीं था। बाबर कई सालों से इस दुनिया के किनारों पर हमले कर रहा था। 1505 में काबुल लेने के सिर्फ एक साल बाद वह खैबर दर्रे से गुजरा और आज के पाकिस्तान के मैदानों में छापे मारे। उसने इतना देख लिया था कि उसे इनाम की असली कीमत का अंदाजा हो गया। लेकिन लूटना और फतह करना अलग बातें हैं। लूटकर आदमी जितना उठा सके लेकर लौट आता है। फतह करने का मतलब है वहीं ठहर जाना, और ठहरने के लिए उस फौज को हराना पड़ता है जो आपको निकालने आएगी। वह फौज लोदी सुल्तान की थी, और वह फौज बहुत बड़ी थी। बाबर ने वही किया जो एक अक्लमंद सिपहसालार करता है। उसने इल्म जमा किया, जासूस भेजे, पंजाब और उसके आगे की खबरें इकट्ठी की, ताजिरों और मुसाफिरों से बात की। उसने ज़हन में नक्शा बनाया, दरिया कहाँ है, पहाड़ी रास्ते कहाँ हैं, शहरों के बीच कितना फासला है, सड़कें कैसी हैं। वह मैदान जंग को समझ रहा था उस पर कदम रखने से पहले। और उसने एक अहम बात पहचानी। लोदी सल्तनत बाहर से ताकतवर थी लेकिन अंदर से कमजोर। 1517 में इब्राहिम लोदी दिल्ली का सुल्तान बना, लेकिन वह मशहूर नहीं था। वह घमंडी था, सख्त था और अपने अफगान अमीरों के साथ बेरहमी करता था। कई अमीर उससे अलग हो चुके थे। कुछ को सजाए मौत दी गई, कुछ को सबके सामने जलील किया गया। बाकी गुस्से में थे और रास्ता तलाश कर रहे थे। कागज पर बड़ी फौज का कोई मतलब नहीं अगर हथियार पकड़े हुए लोग अपने सरदार पर यकीन न करें। इब्राहिम लोदी के दो बड़े दुश्मन दौलत खान लोदी, जो पंजाब का गवर्नर था, और मेवाड़ का ताकतवर राजपूत राजा राणा सांगा, पहले ही बाबर से संपर्क कर चुके थे। उनका पैगाम साफ था, आओ, इब्राहिम कमजोर है, उसके अपने लोग उसके खिलाफ हैं, हम तुम्हारा साथ देंगे। बाबर ने जल्दबाजी नहीं की। वह पहले भी झूठे वादों से जल चुका था। उसने खबर संभाल कर रखी और तैयारी जारी रखी। 1519 से 1524 के बीच उसने 4 बार उत्तरी हिंदुस्तान में मुहिम चलाई। ये पूरी जंग नहीं थी बल्कि गहरी जांच थी। 1519 में उसने घेरा लिया। 1520 में पंजाब से गुजरा। हर बार कुछ नया सीखा। हर बार काबुल लौटा और उसकी योजना और साफ हो गई। इन्हीं सालों में वह एक ऐसा हथियार भी ला रहा था जो सब कुछ बदल देगा, बारूद और तोपें। यह इल्म चीन से निकला था और सदियों में एशिया से होते हुए यूरोप तक पहुंचा। लेकिन उस वक्त हिंदुस्तान में इसका इस्तेमाल बहुत कम था। दिल्ली सल्तनत की जंगें पुराने तरीके से लड़ी जाती थीं, घुड़सवार, पैदल सिपाही, तीरंदाज और जंगी हाथी। ये तरीके आजमाए हुए थे, लेकिन उन्होंने कभी तोपों का सामना नहीं किया था। बाबर समझता था कि इसका क्या मतलब है। जिस फौज ने कभी तोप की आवाज न सुनी हो वह कैसे संभलेगी। घोड़े इस धमाके के आदी नहीं थे। हाथियों ने बारूद की बू कभी महसूस नहीं की थी। सिपाहियों ने कभी अपने साथ खड़े आदमी को एक धमाके में उड़ते नहीं देखा था। सिर्फ आवाज का असर ही दिल दहला देने वाला था।
बाबर ने उस्मानी तुर्क तोपची अपने साथ रखे। उनमें सबसे मशहूर था उस्ताद अली कुली। वह सिर्फ एक कारीगर नहीं था बल्कि तोपों का माहिर उस्ताद था। उसे काबुल लाना बाबर के सबसे समझदार फैसलों में से एक था। 1525 तक सब तैयार था। सियासी हालात भी ठीक थे। इब्राहिम के अमीर बेचैन थे और बाबर की फौज छोटी, तजुर्बेकार, अनुशासित अब तोपों से लैस थी। नवंबर 1525 में बाबर ने दरियाए सिंध पार किया। यह लूट नहीं थी। उसने अपने सिपाहियों से कहा, हम फतह करने जा रहे हैं। समरकंद चला गया। पुरानी दुनिया खत्म हो चुकी है। हिंदुस्तान हमारी नई दुनिया है। अगर हम लड़ेंगे तो यह हमारा होगा। उसकी फौज उसके पीछे दरिया पार कर गई। पंजाब का सफर शुरुआत में आसान रहा। दौलत खान, जिसने उसे बुलाया था, अब डर गया। उसे समझ आ गया बाबर मदद के लिए नहीं, हुकूमत के लिए आया है। उसने रोकने की कोशिश की, लेकिन बाबर की फौज आगे बढ़ती रही। लाहौर गिर गया, सियालकोट गिर गया। एक के बाद एक शहर उसके कब्जे में आता गया। और इन सब के बीच बाबर अपनी डायरी लिखता रहा। वह हिंदुस्तान के गेंडे का जिक्र करता है, नई चिड़ियों का जिक्र करता है, सरसों के फूलों की खुशबू का जिक्र करता है। फतह करने वाला बादशाह एक लिखने वाला इंसान भी था। अप्रैल 1526 तक दोनों फौजें पानीपत के मैदान में आमने सामने थी। इब्राहिम लोदी की फौज बहुत बड़ी थी। कहा जाता है 80,000 से 1 लाख तक सिपाही और 100 से ज्यादा जंगी हाथी। बाबर के पास करीब 12,000 आदमी थे। अगर यह सिर्फ गिनती की जंग होती तो नतीजा पहले से तय था। लेकिन बाबर ने अलग तरीका चुना। उसने अपनी जगह खुद देखी। एक तरफ पानीपत का शहर, दूसरी तरफ खाइयां, बीच में गाड़ियों को जंजीरों से बांधकर किला बनाया जिसे अरबा कहा जाता था। तोपें उसी में जमाईं। उसकी घुड़सवार फौज दोनों पंखों में बनती थी। योजना साफ थी, दुश्मन को बीच में रोकना, तोपों से हमला करना, फिर दोनों तरफ से घेर लेना। 21 अप्रैल 1526 की सुबह पहले सन्नाटा था। फिर इब्राहिम ने आगे बढ़ने का हुक्म दिया। जमीन कांप उठी। घोड़ों, हाथियों और हजारों सिपाहियों की आवाज जैसे गरजता बादल। और फिर बाबर की तोपें गरजी। ऐसी आवाज जो किसी ने पहले नहीं सुनी थी। गोले सिपाहियों की कतारों को चीरते गए। घोड़े बेकाबू हो गए। हाथी घबरा गए। घबराए हुए हाथी पीछे मुड़े और अपनी ही फौज को कुचलते चले गए। उसी वक्त बाबर के घुड़सवार दोनों तरफ से टूट पड़े। लोदी की बड़ी फौज अब तंग जगह में फंस चुकी थी। आगे तोपें, पीछे भागदड़, दोनों तरफ हमला। फौज धीरे धीरे नहीं टूटी, वह ढह गई। इब्राहिम लोदी मैदान में मारा गया। वह भागा नहीं, वह अपने सिपाहियों के साथ लड़ा और वहीं गिर पड़ा। शाम तक सब खत्म हो चुका था। हजारों लाशें मैदान में पड़ी थी। दिल्ली सल्तनत, जो एक सदी से ज्यादा चली थी, एक ही दोपहर में खत्म हो गई। बाबर ने लिखा, अल्लाह के फजल से बड़ी जीत मिली। फिर वह दिल्ली की तरफ बढ़ा। शहर ने बिना लड़ाई के सर झुका दिया। खजाना उसके हाथ आया, सोना, चांदी, कीमती पत्थर। कहा जाता है उन्हीं में एक बड़ा हीरा था जिसे बाद में कोह-ए-नूर कहा गया। दिल्ली से वह आगरा पहुंचा और इलाका उसके सामने खुलता चला गया। वह हिंदुस्तान की गर्मी का जिक्र करता है, काबुल की ठंडी हवा को याद करता है, आम का स्वाद पहली बार चखता है, खरबूजों की शिकायत करता है। फतह के बीच भी उसकी नजर हर चीज पर थी, लेकिन इन सब के नीचे एक बड़ी सच्चाई थी। उसने पहाड़ पार किए थे, छोटी फौज के साथ आया था और उत्तरी हिंदुस्तान के सबसे ताकतवर हुक्मरान को हटा दिया था। मैदान उसके सामने फैले थे, उपजाऊ, और अब उसके जंग खत्म हुई थी।
लेकिन असली काम इस फतेह को संभाल कर रखना अब शुरू हो रहा था। एक जंग जीतना और एक सल्तनत खड़ी करना दो बिल्कुल अलग बातें हैं। तारीख ने यह बात बार बार साबित की है और अब यही सच बाबर खुद अपनी जिंदगी में सीखने वाला था। उसने दिल्ली ले ली थी, उसने आगरा ले लिया था, लोदी सल्तनत खत्म हो चुकी थी। कागज पर बाबर अब पूरे उत्तरी हिंदुस्तान का मालिक था, लेकिन कागज और हकीकत अक्सर एक जैसे नहीं होते। हकीकत यह थी उसकी फौज घर जाना चाहती थी। ये वही सिपाही थे जो काबुल से उसके साथ चले थे। कई असल में मरकजी एशिया के थे। उन्होंने पहाड़ों के दर्रे पार किए, जलते मैदानों में मार्च किया, तारीख की हैरतंगेज जंग लड़ी और जीत गए। उनके पास मालेग नीमत था, उनके पास शोहरत थी और अब हिंदुस्तान की सख्त गर्मी में पसीना बहाते हुए, जो उनके ठंडे पहाड़ी घरों जैसी नहीं थी। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा और एक ही फैसला किया, बस हम जो लेने आए थे ले चुके, अब वापस चले। यह बुज़दिली नहीं थी, ये दुनिया के सबसे आजमाए हुए जंगी सिपाही थे। लेकिन उनके लिए हिंदुस्तान घर नहीं था, यह एक अजनबी मुल्क था। बहुत गर्म, बहुत समतल, अजीब खाना, अजनबी बीमारियां, अलग आसमान। काबुल घर था, वहां बाग थे, ठंडी शामें थीं, पहचाने हुए चेहरे थे। फिर यहाँ क्यों रहे? एक एक करके फिर टोलियों में उसके सिपहसालार बाबर के पास आए। उन्होंने वही कहा जो पूरी फौज के दिल में था, हमने अपना फर्ज निभाया, अब दौलत लेकर लौट चले। बाबर ने सुना, वह हमेशा बोलने से पहले सुनता था। फिर उसने अपने तमाम सरदारों को इकट्ठा किया और उनसे बात की। उस दिन जो उसने कहा वह बाबरनामा और चश्मदीद लोगों के बयान में दर्ज है। लफ्ज़ बलफ्ज़ नहीं मगर मायने वही है। यह उन सबसे असरदार तकरीरों में से एक थी जो किसी सालार ने कभी अपनी फौज से की। उसने उन्हें शर्मिंदा नहीं किया, धमकी नहीं दी, गर्मी को झूठा नहीं कहा, उनके एहसासात को गलत नहीं बताया। उसने सब माना। फिर एक सच सामने रखा जिस पर शायद उन्होंने पूरा गौर नहीं किया था। वापस जाने को कुछ बचा ही नहीं था। मरकजी एशिया, तैमूरी शहर, उनके बाप दादा की दुनिया अब उनके हाथ में नहीं थी। उज़्बेकों का कब्जा था। शैबानी खान के जानशीन समरकंद, फरगना, बुखारा पर हुकूमत कर रहे थे। अगर वे काबुल लौट भी जाते तो बस एक छोटे पहाड़ी शहर के हाकिम बनकर रह जाते, हर वक्त डर में, हर बुरे मौसम में सब खो देने के खतरे के साथ। हिंदुस्तान कोई मोड़ नहीं था, यही मंजिल थी, यही नई दुनिया बनानी थी। उसने उन्हें उनकी पहचान याद दिलाई। तैमूर की औलाद, वो लोग जिन्होंने बड़े बड़े लश्कर हराए। पानीपत में जो हुआ वही सबसे मुश्किल था। सल्तनत की दीवार टूट चुकी थी, अब बस काम पूरा करना था। उसकी बातों ने असर किया, जज्बात भी थे और साफ रियाजी भी। ज्यादातर लोग रुक गए, कुछ चले भी गए। बाबर ने उन्हें जाने दिया। वह जबरदस्ती से लोगों को रोकने वाला हाकिम नहीं था, लेकिन जितने रुके उतने काफी थे, क्योंकि अब असली इम्तिहान आना था। बहुत लोग यह नहीं जानते, पानीपत आखिर नहीं था, बस शुरुआत थी। आने वाले महीनों और सालों में बाबर को ऐसे दुश्मनों से लड़ना था जो कुछ मायनों में इब्राहिम लोदी से भी ज्यादा खतरनाक थे। सबसे बड़ा नाम था राणा सांगा। राणा सांगा मेवाड़ का हाकिम, आज के राजस्थान में एक ताकतवर राजपूत सल्तनत। उसके पास सिर्फ अपनी फौज नहीं थी, बल्कि पूरे इलाके के राजपूत कबीलों का बड़ा इत्तेहाद था। साझा तहजीब, साझा फख्र,
और बाहरी हुकूमत के खिलाफ पक्का इरादा। राणा सांगा खुद बेहद सख्त इंसान था। वह 100 से ज्यादा जंगें लड़ चुका था। एक आंख जंग में खो चुका था। एक बाजू जंग में चला गया था। टांग में ऐसा जख्म था जो कभी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ। उसके जख्म उसके जेवर थे, उसकी पहचान। और यही शख्स था जिसने कभी बाबर को हिंदुस्तान बुलाया था। उसे उम्मीद थी बाबर आएगा, लोदी सल्तनत को कमज़ोर करेगा, फिर चला जाएगा, या एक ऐसा बाहरी हाकिम बनेगा जिसे संभाला जा सके। लेकिन बाबर ने पूरी लोदी फौज तोड़ दी, दिल्ली और आगरा ले लिए और साफ दिखा दिया वह रहने आया है। वह मददगार नहीं था, वह फतह करने आया था। राणा सांगा जो उम्र भर राजपूत आज़ादी के लिए लड़ा, एक नए विदेशी हाकिम को कैसे मान लेता। उसने बड़ा इत्तेहाद बनाना शुरू किया। राजपूत सरदार उसके झंडे के नीचे आ गए। पानीपत से बचे अफगान अमीर भी बदला लेने के लिए उससे मिले। दूसरे हाकिम भी जुड़ गए। जब वह चला तो उसके पास 1 लाख से ज्यादा जंगी थे। बाबर की फौज डर गई। हम वे बहादुर थे, मगर डर था। एक बड़ी फौज को हरा चुके थे, फिर से वही करना, और इस बार बेहतर सालार के खिलाफ। बहुत भारी लग रहा था। खेमे में फुसफुसाहट फैल गई। राजपूत मैदान में अजेय हैं। वे मौत से नहीं डरते, वे अपनी धरती और इज्जत के लिए लड़ते हैं। कुछ सरदारों ने कहा, शायद अब सुलह कर लेनी चाहिए। बाबर ने हालात समझ लिए। यह सिर्फ डर नहीं था, यह हौसले के टूटने की शुरुआत थी। उसने तुरंत फैसला किया, पूरी फौज को जमा किया और 2 ऐलान किए। पहला, इस मुहिम को जिहाद कहा, धर्म की जंग, ईमान वालों की जंग। यह सियासी फैसला भी था, उसे एक बड़ा मकसद चाहिए था। दूसरा ऐलान और भी चौंकाने वाला था। उसने शराब छोड़ने का ऐलान किया। उसके प्याले लाए गए, सबके सामने तोड़ दिए गए, शराब जमीन पर बहा दी। बाबर शराब पसंद करता था। उसकी किताब में दोस्तों के साथ महफिलों का जिक्र भरा पड़ा है। यह असली कुर्बानी थी। उसने कहा, मैं पूरा वफादार हूं, आधा नहीं। फौज पर गहरा असर पड़ा। अगर उनका सालार अपनी पसंद छोड़ सकता है तो शायद यह मकसद सच में बड़ा है। फौज संभल गई। 17 मार्च 1527, खानवा का मैदान, आगरा के पास। दोनों लश्कर आमने सामने थे। बाबर ने फिर वही तरकीब अपनाई। बीच में तोपें, गाड़ियों की मजबूत दीवार के पीछे, किनारों पर घुड़सवार घेरने के लिए। राजपूत घुड़सवार बेहद बहादुर थे, तेज, माहिर, लेकिन तोपों का जवाब उनके पास नहीं था। गोले चले, घोड़े घबरा गए, कतारें टूट गईं। इसी बीच बाबर के घुड़सवार दोनों तरफ से घूमे और घेरा पूरा कर लिया। राजपूत इत्तेहाद टूट गया। राणा सांगा बच निकला, फिर से लड़ने का इरादा लेकर। लेकिन 1528 में उसकी मौत हो गई। कहा जाता है उसे जहर दिया गया, शायद उसके अपने लोगों ने, क्योंकि वे और तबाही से डरते थे। इतिहास में बहस है, मगर सच यह है उसके साथ बड़ी मुज़ाहमत खत्म हो गई। लेकिन बाबर की जंगें अभी खत्म नहीं हुई थीं। पूरब में अफगान ताकत फिर जमा हो रही थी। बिहार और बंगाल में उनका सालार था महमूद लोदी, इब्राहिम का भाई। वे लोग बेबस थे, सब कुछ खो चुके थे। ऐसे लोग खतरनाक होते हैं। 1529 में बाबर पूरब की तरफ बढ़ा। घाघरा दरिया के किनारे आखिरी बड़ी जंग हुई। इस बार लड़ाई जमीन और पानी दोनों पर थी। कश्तियों पर लगी तोपें,
और जमीनी हमला। अफगान फौज टूट गई, कई दरिया में डूब गए। महमूद लोदी भाग निकला, मगर अब वह खतरा नहीं रहा। 3 बड़ी जंगें, पानीपत, खानवा, घाघरा, 3 अलग दुश्मन, 3 बड़ी जीतें, तोपखाना और घुड़सवारों की घेराबंदी, यही उसकी असल ताकत थी। 1529 तक काबुल से बंगाल की सरहद तक मैदान उसके कब्जे में थे। सल्तनत अब सच थी, लेकिन बाबर सिर्फ फतह करने वाला नहीं था। जंगों के बीच वह बाग बना रहा था। उसे आगरा की सपाट जमीन पसंद नहीं आई। काबुल में पहाड़ों से पानी बहता था, यहाँ दरिया धीमे थे, तो उसने बाग बनवाए। नहरें, भूल, ठंडी छान। एक बाग का नाम रखा आराम का बाग। वह वहां बैठता, शायरी लिखता, अहले इल्म को बुलाता, महफिल करता। जंग का फतह करने वाला, खूबसूरती से मोहब्बत करने वाला इंसान भी था। वह कभी वह लड़का होना नहीं भूला जो समरकंद खोकर रोया था। लोहे जैसा फतह करने वाला, दिल से नरम भी था। और जो सल्तनत उसने बनाई, जो बाग उसने बसाए, जो दरबार उसने खड़ा किया, अब वह अपने बेटे को सौंपने वाला था, अपनी मर्जी से नहीं। वक्त जो सारी उम्र उसे आगे धकेलता रहा, अब उसके हाथ से फिसल रहा था। सन 1529 तक बड़ी जंगें लगभग खत्म हो चुकी थीं। बड़े दुश्मन टूट चुके थे। उत्तर भारत के मैदान, उत्तर पश्चिम के पहाड़ी दर्रों से लेकर पूर्व में बंगाल की तरफ तक बाबर के कब्जे में आ चुके थे। कागज पर देखा जाए तो उसके पास सब कुछ था, लेकिन बाबर थक चुका था। ऐसी थकान नहीं जो एक लंबे दिन के बाद महसूस होती है, ये वह गहरी थकान थी जो हड्डियों तक उतर जाती है। 11 साल की उम्र से वह जिंदा रहने की जंग लड़ रहा था। अब वह 46 साल का था। 35 सालों में उसे शायद ही कभी सुकून मिला हो। हर दिन खतरा, हर दिन सफर, हर दिन जंग। और भारत की गर्म हवा धीरे धीरे उसे तोड़ रही थी। उत्तर भारत के मैदानों की गर्मी काबुल की ठंडी पहाड़ी हवा जैसी नहीं थी जिसमें उसका जिस्म पला था। हिंदुस्तान की मुहिमों के दौरान वह बार बार बीमार पड़ा। बुखार, पेट की बीमारियां, लंबी चलने वाली कमजोरी, ऐसी तकलीफें जो ठंडे इलाकों से आने वालों को यहाँ मिलती थीं। अपने आखिरी सालों में उसने अपनी सेहत का जिक्र अपनी डायरी में बार बार किया, शिकायत के तौर पर नहीं बल्कि जैसे वह धीमे धीमे कमजोर हो रहा था और वह यह जानता था। लेकिन उसका जहन अब भी तेज था। 1526 से 1530 तक वे 4 साल जब उसने सीधे हिंदुस्तान पर हुकूमत की इंतजाम और काम के साल थे। बाबर सिर्फ तख्त पर बैठकर हुकूमत चलती देखना नहीं चाहता था। वह हर मायने में एक बनाने वाला इंसान था। उसने अपने इलाकों को हिस्सों में बांटा, भरोसेमंद सरदारों को बड़े शहरों और सूबों का जिम्मा दिया, जमीन और मालगुजारी के लिए इंतजाम बनाए। उसने जीते हुए लोगों पर सिर्फ बाहर की हुकूमत थोपने की कोशिश नहीं की। वह समझता था कि सिर्फ ताकत से टिकने वाली सल्तनत ताकत कम होते ही गिर जाती है। इसलिए जहां मुनासिब था उसने स्थानीय तरीकों के साथ काम किया। उसने एक ऐसी नीति अपनाई जो उस दौर के किसी फतह करने वाले बादशाह के लिए हैरतंगेज थी। मजहबी बर्दाश्त। उस जमाने को समझना जरूरी है। 16वीं सदी की शुरुआत में दुनिया में कहीं भी मजहबी बर्दाश्त आम बात नहीं थी। यूरोप में ईसाइयों के अंदर सुधार की लड़ाई चल रही थी और लोग एक दूसरे पर जुल्म कर रहे थे। मध्य पूर्व में सुन्नी, उस्मानी और शिया सफ़ी सल्तनतें आपस में जंग कर रही थी। मुस्लिम हुक्मरानों के सामने हमेशा सवाल होता था, जब वे हिंदू इलाके जीते तो मंदिरों। बाबर ने अमल में उन्हें ज्यादातर अकेला छोड़ दिया। उसके इलाकों में हिंदू मंदिरों को बड़े पैमाने पर नहीं तोड़ा गया। स्थानीय कानून और रिवाज जबरदस्ती नहीं बदले गए। हिंदू व्यापारी, अफसर और कारीगर अपने काम करते रहे। ये सिर्फ आदर्श सोच नहीं थी, यह समझदारी भी थी। जो हुक्मरान आते ही अपनी ज्यादातर आबादी को नाराज कर दे, वह रेत पर इमारत बनाता है जो भी वजह रही हो। ये नीति सच्ची थी और इसका असर आगे तक। बाबर ने एक और काम शुरू किया जो आगे चलकर मुगल दौर की पहचान बना, वास्तुकला और फन की सरपरस्ती। काबुल में ही उसे खूबसूरत बागों से मोहब्बत थी। हिंदुस्तान में अब उसके पास बड़े पैमाने पर बनाने के साधन थे। उसने पानीपत और संभल में मस्जिदें बनवाईं। उसने आगरा में बाग लगाए
जो आगे चलकर मुगल बागों की मिसाल बने। मेहताब बाग, जो बाद में ताजमहल के सामने मशहूर हुआ, उसकी जड़ें भी बाबर के दौर तक जाती है। सोचिए, जिस परंपरा ने ताजमहल जैसा शाहकार पैदा किया, उसकी शुरुआत बाबर ने भारतीय गर्मी में बाग लगाकर की, क्योंकि उसे काबुल और समरकंद की याद आती थी। इन सालों में वह लिखता भी रहा। उसकी किताब बाबरनामा, उसका अपना यादनामा, हुकूमत और जंग के बीच लिखी जा रही थी। उस दौर के बादशाह आमतौर पर अपनी तारीफ में लिखी गई किताबें बनवाते थे, लेकिन बाबर ने सच लिखा। उसने अपनी कमजोरियां लिखी, अपनी गलतियां लिखी, अपने दोस्तों की याद लिखी, काबुल की पतझड़ की रोशनी का जिक्र किया, उन फलों और बागों का जिक्र किया जिन्हें वह फिर से देखना चाहता था। शाही दुनिया में जहां अक्सर सिर्फ दिखावा होता था, बाबर ने सच्चाई लिखी, और उस सच्चाई में एक इंसान नजर आता है, बहादुर, लेकिन डर से खाली नहीं, ताकतवर, लेकिन दिल से घर की याद में डूबा हुआ। अब हम उस कहानी पर आते हैं जिसने बाबर की याद को सबसे गहराई से लोगों के दिलों में बसाया। सन 1530 में उसका बड़ा बेटा हुमायूं सख्त बीमार पड़ गया। वह जवान था, 20 के करीब, वही बेटा जिसे बाबर अपनी सल्तनत सौंपने की तैयारी कर रहा था। आगरा में वह बिस्तर पर पड़ा था, हकीम इलाज कर रहे थे, लेकिन हालत बिगड़ती जा रही थी। बाबर टूट गया। उसने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ खोया था, शहर, तख्त, दोस्त, सिपाही, उसने हर नुकसान सहा था, लेकिन बेटे को खोने का डर अलग था। यह उस जगह तक पहुंचा जहां जंग भी नहीं पहुंची थी। हकीमों ने हर कोशिश की, कुछ काम न आया। तब बाबर ने वह किया जिसकी कहानी पीढ़ियों तक सुनाई गई। वह हुमायूं के कमरे में गया, बिस्तर के चारों तरफ 3 बार चक्कर लगाया, जैसे सूफी इबादत में करते हैं, और उसने दुआ की। उसने कहा, ऐ खुदा, मेरी जान ले ले, मेरे बेटे को जिंदगी दे दे, मैं बड़ा हूं, मैंने अपना काम कर लिया, उसे बचा ले। दरबार खामोश खड़ा था। कुछ दिनों बाद हुमायूं की हालत सुधरने लगी, पहले धीरे, फिर तेजी से बुखार उतर गया, ताकत लौटने लगी। कुछ हफ्तों में वह उठ बैठा, कुछ महीनों में वह ठीक हो गया, लेकिन बाबर की सेहत गिरती गई। यह इत्तेफाक था या कुछ और, इसका फैसला इतिहास नहीं कर सकता, लेकिन उस वक्त लोगों ने माना कि एक बाप ने अपनी जान अपने बेटे के लिए दे दी। 26 दिसंबर 1530 को आगरा में बाबर का इंतकाल हो गया। वह 47 साल का था। 47 साल, और उनमें एक भी सुकून भरा दशक नहीं। कभी बादशाह, कभी निर्वासित, कभी फतह, कभी शिकस्त, कभी समरकंद, कभी काबुल, फिर पानीपत, खानवा, घाघरा, और आखिर में उत्तर भारत का बादशाह। उसने आखिरी दिनों में इच्छा जताई थी कि उसे काबुल में दफन किया जाए, वहीं जहां उसने अपने बाग लगाए थे, जहां उसने शायरी लिखी थी, जहां उसने अपने सपने संवारे थे। पहले उसे आगरा में दफन किया गया, लेकिन बाद में उसकी ख्वाहिश पूरी की गई। उसके जिस्म को पहाड़ों के पार काबुल ले जाया गया, एक पहाड़ी बाग में, बागे बाबर। वह जगह आज भी मौजूद है। जंगे आईन, तबाही आई, लेकिन वह बाग फिर संवारा गया। लोग आज भी वहां बैठते हैं, शहर को देखते हैं। शायद बाबर को यह मंजूर होता। अब सवाल है, उसने पीछे क्या छोड़ा? उसका बेटा हुमायूं उतना मजबूत हुक्मरान साबित नहीं हुआ। कुछ सालों में सल्तनत हाथ से निकल गई, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। हुमायूं वापस लौटा, और उसके बेटे ने वह विरासत संभाली जो एक पीढ़ी छोड़कर आगे बढ़ी। वह बेटा था अकबर। अकबर ने मुगल सल्तनत को पूरे उपमहाद्वीप में फैला दिया, मजहबी बर्दाश्त को और मजबूत किया, इंतजाम को पुख्ता बनाया। उसके बाद जहांगीर आया, फिर शाहजहां, जिसने ताजमहल बनवाया। वह ताजमहल जिसे देखने दुनिया आती है, उसी दरिया के किनारे खड़ा है जहां कभी बाबर ने अपने पहले बाग लगाए थे। मुगल सल्तनत 1857 तक किसी न किसी रूप में कायम रही। 300 से ज्यादा साल दौलत, फन, इल्म और तहजीब से भरपूर एक दौर। और इसकी बुनियाद में था एक इंसान, एक ऐसा इंसान जिसने बार बार सब कुछ खोया, लेकिन रुकना नहीं सीखा। उसकी असली ताकत सिर्फ तलवार नहीं थी, वह उसके अंदर की हिम्मत थी। हर हार के बाद उठ खड़ा होना, आंसू बहाना, फिर आंखें पोंछकर अगला कदम सोचना। यही उसकी असली विरासत है, और ऐसी विरासत कभी मिटती नहीं। 5 सदियां गुजर चुकी हैं जब बाबर पानीपत के मैदानों से गुजरा और तारीख का रुख बदल गया। 500 साल जंगे हुईं, इनकिलाब आए, सल्तनतें उठी और गिर गईं।
नए मुल्क पैदा हुए जो उसके ज़माने में मौजूद भी नहीं थे, और फिर भी आज हम उसका जिक्र कर रहे हैं। यह इत्तेफाक नहीं है, सिर्फ इसलिए भी नहीं कि उसने जंगें जीती। बहुत से लोग जंग जीतते हैं और एक पीढ़ी के अंदर भुला दिए जाते हैं। हम बाबर को याद करते हैं क्योंकि उसकी कहानी में कुछ ऐसा है जो वक्त के साथ पुराना नहीं होता। आइए उस चीज़ का नाम लें। बाबर ने 11 साल की उम्र में अपनी सल्तनत खो दी। 14 साल की उम्र में उसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब पाया, समरकंद, तैमूर का मशहूर शहर। लेकिन कुछ ही हफ्तों में वह उससे छिन गया। 17 साल की उम्र में उसने उसे फिर हासिल किया और फिर दोबारा खो दिया। वह भटकता रहा, न घर, न खजाना, न कोई बड़ी फौज। पहाड़ों के तंग रास्तों में जहां सर्दी आदमी की जान ले सकती थी, उसके साथियों ने उसे धोखा दिया। सिपाही उसे छोड़ गए, ताकतवर दुश्मनों ने उसे बार बार मात दी, लेकिन उसने कभी एक बार भी यह नहीं माना कि कहानी खत्म हो चुकी है। तारीख हमेशा जीत को इनाम नहीं देती, लेकिन वह याद रखती है कि किसने हार मानने से इनकार किया। जीत तो कोई भी सकता है जब मौका बराबर हो। बाबर ने तब जीत हासिल की जब हालात नामुमकिन थे। न कोई करिश्मा, न सिर्फ किस्मत, बल्कि हर रोज का सादा सख्त फैसला आगे बढ़ते रहने का। जब उसके आसपास हर आवाज कह रही थी, अब सब खत्म हो चुका है। जब उसने आखिरकार पानीपत की जंग जीती, उसकी उम्र 42 साल थी। 42 साल, 31 साल की लगातार जद्दोजहद के बाद। ज्यादातर लोग जो 11 साल की उम्र से लड़ना शुरू करें और बार बार हारे, वे 42 तक पहुंचते ही नहीं, और अगर पहुंच भी जाए तो छोटी सुरक्षित जिंदगी से समझौता कर लेते हैं। बाबर ने ऐसा कोई समझौता नहीं किया, लेकिन उसे सिर्फ सब्र की निशानी कहना काफी नहीं। वह हर हाल में एक इंसान रहा। समरकंद खोया तो वह रोया, दोस्तों की जुदाई पर शायरी लिखी, हिंदुस्तान की गर्मी से परेशान हुआ और काबुल के खरबूजों को याद किया। लोगों के सामने शराब के प्याले तोड़े कुर्बानी के तौर पर, और फिर सच्चाई के साथ हालात सुधरने पर वापस पीने लगा। आगरा में अपने बनाए हुए बागों में बैठता, और सब कुछ जीत लेने के बावजूद उसके दिल में अपने वतन की कमी चुभती रहती। उस वतन की जो अब वैसा नहीं रहा था जैसा वह अपने ज़हन में बसाए हुए था। उसने कभी खुद को कुछ और दिखाने की कोशिश नहीं की। उसकी यह सच्चाई जो उसने अपने हाथ से अपनी याददाश्त में लिखी, सिर्फ अपने लिए और सच के लिए। यह सच्चाई जंग के मैदान की बहादुरी से भी ज्यादा कम मिलती है। हर ताकतवर इंसान में जीतने की काबिलियत होती है, लेकिन सच बोलने की हिम्मत बहुत कम में होती है। सन 1529 में आगरा में बैठा हुआ बाबर थका हुआ, बीमार और वतन को याद करता हुआ शायद सोच भी नहीं सकता था कि उसने जो बुनियाद रखी है वह कितनी दूर तक जाएगी। उसका पोता अकबर अपने दौर की सबसे बड़ी जमीनी सल्तनत खड़ी करेगा। उसका परपोता शाहजहां ताजमहल बनाएगा। दक्षिण एशिया के करोड़ों लोगों की जबान उस तहजीब का असर लिए हुए है जिसकी शुरुआत बाबर ने की। बाग, इमारतें, शायरी, दरबार की रस्में, सिर्फ 4 साल की सीधी हुकूमत में रखी गई बुनियाद से एक पूरी दुनिया उग आई। 331 साल, इतना लंबा चला वह खानदान जो उसने शुरू किया। बहुत सी सल्तनतों से ज्यादा लंबा जितना वे टिक पाईं। और यह सब शुरू हुआ था 12,000 सिपाहियों की एक फौज से, और एक ऐसे आदमी से जिसने खुद को खत्म मानने से इनकार कर दिया। तो हम बाबर की कहानी से क्या सीखते हैं? फतह का नक्शा नहीं, वह दौर अब गुजर चुका है, बल्कि एक आसान बात जो सदियों को पार कर आम जिंदगी में उतरती है। हार आखिर नहीं होती जब तक आप उसे आखिर न मान ले। नुकसान हकीकत है, गम हकीकत है। बाबर ने कभी इनकार नहीं किया।
लेकिन गम और हार मान लेने के बीच एक चुनाव होता है। हर रोज का खामोश फैसला, पिछली हार पर रोने के बजाय अगला कदम सोचने का। बाबर ने यह फैसला इतनी बार किया और इतने मुश्किल हालात में किया कि वही उसकी पहचान बन गया। हिंदुस्तान का फौलादी फातेह, शेर ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, एक शायर जो फौजों की रहनुमाई करता था, एक माली जिसने सुल्तानों को हटा दिया, एक इंसान जो पहाड़ों में रोया और मैदानों में सल्तनत बना दी, एक बादशाह जिसने सब कुछ खोया, फिर दोबारा खोया और फिर एक बार और खोया, लेकिन चलता रहा, यहाँ तक कि दुनिया के पास उसे रोकने का कोई रास्ता न बचा। आज वह काबुल की एक पहाड़ी पर दफन है, एक बाग में जिसे वह बहुत चाहता था, उस शहर में जो उसे आज भी याद करता है। 500 साल बाद भी वह बाग अब भी मौजूद है और उसकी कहानी भी।